नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट के लिए बाल विकास चैप्टर 2 अध्याय 2। अध्याय 1 हमारा एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स दोनों हो चुके हैं। अध्याय 2 चालू करेंगे। बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत, पहले हम डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छे से देखेंगे। इसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। बाल विकास की अवस्था। बाल विकास की अवस्था में बाल विकास का सामान्य अर्थ होता है बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई तथा धार्मिक इत्यादि होता है। विकास का संबंध गुणात्मक कार्य कुशलता, ज्ञान, तर्क, नवीन विचारधारा एवं परिमाणात्मक लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि तथा अन्य दोनों से हैं। शिक्षकों को एक निश्चित आयु के सामान्य बालकों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिपक्वता का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे वे उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करके अपेक्षित दिशा प्रदान कर सकें। स्किनर के अनुसार विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। हरलॉक के अनुसार बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया है क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। यह है हरलॉक की परिभाषा। इसके बाद क्रो एंड क्रो का क्या कहना है कि अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। टू 2.2 है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। पहला, निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तीसरा, विकास क्रम की एकरूपता। चौथा, वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। पांचवा, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। छठवां पॉइंट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। सातवां पॉइंट है एकीकरण का सिद्धांत। आठवां पॉइंट है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। नौवां पॉइंट है विकास की दिशा का सिद्धांत। 10वां पॉइंट है विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। 11वां पॉइंट है आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। 12वां पॉइंट है वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। ये 12 पॉइंट होते हैं किसके? बाल विकास के सिद्धांत। पहला देखेंगे निरंतरता का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक चलती रहती है। एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम सबको के व्यक्तित्व के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भली भांति संपन्न कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है ये देखेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास और वृद्धि
उनकी अपनी वैयक्तिकता के अनुसार होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। किसी के विकास की गति तीव्र और किसी की मंद होती है। गेमल के अनुसार दो व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। दो व्यक्ति समान नहीं होते, लेकिन विकास का क्रम जो होता है सब में समान होता है। तीसरा पॉइंट, विकास क्रम की एक रूपता। यह सिद्धांत बताता है कि विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त वैयक्तिक अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एक रूपता के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए, मनुष्य जाति के सभी बालकों में की वृद्धि सिर की ओर प्रारंभ होती है। इसी तरह बालकों के गद्यात्मक और भाषा विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन किए जा सकते हैं। चौथा पॉइंट, वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती तो है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती। शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में यह गति कुछ तीव्र होती है, परंतु बाद के वर्षों में यह मंद पड़ जाती है। पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इस गति में तेजी से वृद्धि होती है, परंतु यह अधिक समय तक नहीं बनी रहती। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। पांचवा पॉइंट, विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए, अपने हाथों से कुछ चीज़ पकड़ने से पहले बालक इधर से उधर हाथ मारने या फैलाने की कोशिश करता है। इसी तरह शुरू में एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं, परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह क्रियाएं उसकी आँखों और वाक्तंत्र तक सीमित हो जाती हैं। छठवां पॉइंट, परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाली विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए, जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक और मानसिक सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफ़ी आगे बढ़े होते हैं या बढ़े पाए जाते हैं। दूसरी ओर, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली कमियां दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रहते हैं। सातवां पॉइंट है एकीकरण का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रक्रियाओं तथा कोशिकाओं को एक साथ प्रयोग में लाना सीख सकता है। उदाहरण के लिए, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ एवं अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। आठवां पॉइंट, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है।
एक बालक की अपनी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए, एक बालक की कलाई की हड्डियों का एक्स किरणों से लिया जाने वाला चित्र यह बताता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा। इसी तरह बालक की इस समय की मानसिक योग्यता के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। 9वां पॉइंट, विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। विकास की प्रक्रिया की यह दिशा व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरणजन्य कारकों से प्रभावित होती है। इसके अनुसार बालक सबसे पहले अपने सिर और हाथों की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर टांगों को। इसके बाद ही यह अच्छी तरह बिना सहारे के खड़ा होना और चलना सीखता है। 10वां पॉइंट, विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। बालक का विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं जाता, बल्कि अपनी विकास की गति को धीमा करते हुए वर्षों में विश्राम लेता है हुआ प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त वृद्धि और विकास को स्थायी रूप दिया जा सके। 11वां पॉइंट, आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जॉन डोलार्ड हैं, नील मिलर हैं। पुनर्बलन से यह तात्पर्य है कि किसी अनुक्रिया रिस्पॉन्स को बार बार दोहराने की संभावना का बढ़ना। यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि पुनर्बलन के माध्यम से नवीन प्रतिक्रियाओं को भी जन्म मिलता है। 12वां पॉइंट है, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम। संयुक्त मतलब मिला हुआ। बालक की वृद्धि और विकास को किसी स्तर पर वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है। दूसरे शब्दों में, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया वंशानुक्रम जहाँ आधार का कार्य करता है, वहाँ वातावरण इस आधार पर बनाए जाने वाले व्यक्तित्व संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री एवं वातावरण जुटाने में सहयोग देता है। अतः वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में इन दोनों को समान महत्व दिया जा सकता है या दिया जाना आवश्यक हो जाता है। अगला पॉइंट है 2.3, बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व क्या है, ये देखेंगे। बाल विकास के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला या किया जा रहा है निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक
न रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्षों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भली भांति संपन्न कर सकते हैं। दूसरा, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी वैयक्तिकता के अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। किसी के विकास की गति तीव्र और किसी की मंद होती है। गेसल के अनुसार दो व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। ये कौन कह रहा है? गेसल कह रहे हैं। तीसरा पॉइंट, विकास क्रम की एकरूपता। यह सिद्धांत बताता है कि विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त वैयक्तिक अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एकरूपता के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर प्रारंभ होती है। इसी तरह बालकों के गत्यात्मक और भाषा विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन होते हैं। हम वही रिपीट करेंगे क्या? हाँ, ये हमें देखना था, वो हम देख चुके थे। बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षणिक महत्व। सही है। बाल विकास की अवधारणा देखे थे ना, ये सब 12 पॉइंट देख चुके थे। हाँ, यहाँ तक देख चुके थे। 2.1 देखे थे, फिर 2.2 विकास के सिद्धांत। हाँ, ये देख चुके थे। हमें देखना है 2.3, ये देखना था, सॉरी। बाल विकास के सिद्धांत के ज्ञान के फलस्वरूप शिक्षकों को बालकों की स्वभावगत विशेषताओं, रुचियों एवं क्षमताओं के अनुरूप सफलतापूर्वक अध्यापन में सहायता मिलती है। निचली कक्षाओं में शिक्षक की खेल पद्धति मूल रूप से वृद्धि एवं विकास में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको सार्थक लगे, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में और भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। धन्यवाद।